उष्ट्र पर्वत की घाटी में चारों तरफ विशालकाय फौज नजर आ रही थी। दूर दूर तक सिवाय बंजर जमीन के और कुछ नहीं था। वहीं एक ऊंचे टीले पर दनुज भुजंग राज के साथ खड़ा था। उन दोनों के साथ मरकट भी मौजूद था। तीनों वहीं खड़े होकर सारी तैयारियां देख रहे थे। भुजंग राज सांपों की प्रजाति का राजा था। उसका रंग बेहद काला और आंखें लाल थीं। वहीं दनुज तिमिर वन में रहने वाले विशालकाय छिपकलियों और मगरमच्छों का प्रतिनिधित्व करता था। ये वो जंगली शैतान थे जो नवाजों की सबसे विशालकाय प्रजातियों में गिने जाते थे और जिन्हें हराना लगभग नामुमकिन था। इनसे हासिल होने वाला एक एक शक्तिपुंज किसी की भी उम्र 100 सालों तक बढ़ाने और उसे अपार शक्तियां देने के लिए काफ़ी था। हालांकि उस भयानक भूकंप के बाद इनकी तादाद काफ़ी कम हो गई थी। उस हादसे के बाद ज़्यादातर जंगली शैतान मारे गए थे और उनके शक्तिपुंजों को इकट्ठा कर शाही खजाने में जमा करवा दिया गया था। उन्हीं की बदौलत वीर और सुजाता खुद को इतने लंबे समय तक जिंदा रखने और यहाँ राज कर पाने लायक बना पाए थे। आम लोगों के लिए ये शक्तिपुंज हासिल कर पाना लगभग नामुमकिन ही था। इस वजह से शायद ही तब का कोई अब जिंदा बचा था। नवाजों के लोग भी वीर के शासन से खुश थे, इसलिए उन्होंने भी कभी उसे उसके पद से हटाने की कोशिश नहीं की। इस वजह से कभी भी दनुज या मरकट को यहाँ का राजा बनने का मौका ही नहीं मिला। दनुज का वीर के साथ 36 का आंकड़ा था, मगर भुजंग के साथ ऐसा नहीं था। कपी राजा को पकड़वाने में नागेश की भी काफ़ी बड़ी भूमिका रही थी। इस वजह से नागों की प्रजाति की भी नवाजों में ठीक ठाक प्रतिष्ठा थी। साथ ही भुजंग राज ने कई बार वीर के साथ मिलकर जंगली शैतानों के हित के लिए समझौते भी किए थे, मगर जंगली शैतानों के समूह का हिस्सा होने की वजह से वो उनके फैसलों में हमेशा साथ रहता था। भुजंग राज, आपकी तैयारियां तो अच्छी हैं, मगर क्या इतने लोग नवाजों और आकाशा की सेना का सामना करने के लिए काफ़ी होंगे? मैंने कहा भी था, हमें अपनी सेना में और लोगों की भर्ती करने की ज़रूरत है। खासकर आकाशा के लोग आकाश के रास्ते हमला करके हमें काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनके मुकाबले हमारी सेना तो पेड़ों पर भी नहीं चढ़ पाएगी। दनुज को अभी भी अपनी जीत पर शक था। मैंने पूरी कोशिश की थी, मगर हमारे ज़्यादातर लोग यहाँ से दूर रहते हैं और इधर उधर बिखरे हुए हैं। इतनी जल्दी उन सबको एक साथ लेकर आना बहुत मुश्किल था। भुजंग राज ने जवाब दिया। आपने अच्छी तरह विचार तो कर लिया है ना? नवाजो और आकाशा दोनों ही के पास अपनी विशाल सेना है और उनकी सेना में सारे ही शूरवीर और भारी योद्धा हैं। अगर आपके कहे मुताबिक राजकुमार अभिराज यहाँ उनकी सहायता के लिए नहीं भी हैं, तब भी हमारे लिए उनका सामना करना इतना आसान नहीं होगा। महाराज, आप चिंता न करें, हमारी सेना में भी एक से बढ़कर एक योद्धा है। मेरी पूरी सेना भी आपके साथ रहेगी। कपियों के लिए पेड़ पर चढ़ना कौन सी बड़ी बात है? हम उन पक्षियों को अच्छा सबक सिखाएंगे। अभी नवाजों में सारे लोग अपने प्यारे राजकुमार के जाने के गम में डूबे होंगे। हमारे लिए उनको हराना आसान होगा। वैसे भी भुजंगराज और महाराज वीर की काफ़ी अच्छी छंती है। वो उनके खिलाफ क्यों जाने लगेंगे? इसलिए वो उनकी तरफदारी कर रहे हैं, है ना भुजंगराज? मरकट ने मुस्कुराते हुए भुजंग की तरफ देखा। शायद अब इन्हें अपने समूह के बजाय उनका साथ ज्यादा रास आने लगा है। ऐसे में क्या युद्ध जैसे महत्वपूर्ण फैसले में इन पर भरोसा करना सही होगा? दनुज ने गुर्राते हुए लाल लाल आंखों से भुजंग को घूरा। क्यों भुजंगराज, आप अपने समूह से अलग होकर उनसे मिलना चाहते हैं? ये तो हमारे समूह के साथ दगाबाजी हुई। इसकी सजा जानते हैं ना आप? बिल्कुल महाराज, हमारे यहाँ समूह से दगाबाजी करने वालों को पिघले शोलों वाली घाटी में डालने की परंपरा रही है। मरकट कुटिलता से मुस्कुराया। वो वैसे भी भुजंग को पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो एक वही था जो जंगली शैतानों के बाकी लोगों के साथ घुल मिलकर रहने और सारे पक्षों में शांति की बातें किया करता था। अगर ऐसा हुआ तो फिर उसका नवाजों पर राज करने का सपना का क्या होगा? इसलिए वो भुजंग के खिलाफ हमेशा दनुज के मन में जहर घोलता रहता था। मेरे पिता ने कभी समूह के साथ दगाबाजी करने की नहीं सोची। वो बस शांति चाहते हैं। और जहाँ तक और सेना की बात है, तो इसमें भी उनकी कोई गलती नहीं है। हमारे पास जितने भी लोग थी, हमने सबको सेना में आने का बराबर मौका दिया है। सभी की नजरें उस दिशा में घूमी जहां से ये आवाज आई थी। वहां एक बेहद खूबसूरत और तीखे नयन नक्श वाली लड़की खड़ी थी। उसके लंबे बालों की बनी चोटी उसके घुटनों से भी नीचे तक आ रही थी। उसने सफेद रंग के बेहद खूबसूरत कपड़े की बनी ड्रेस पहन रखी थी। वो भुजंग राज की बेटी नीलिमा थी। अगर ऐसा है तो बाकी की फौज कहाँ है? जरूरत के वक्त उसे यहाँ क्यों नहीं लाया गया? दनुज ने सख्त आवाज में पूछा। क्योंकि हमारे खुद के राज्य की सीमा में बिच्छुओं ने आतंक मचा रखा है। पिताजी ने मुझे उन्हें रोकने की जिम्मेदारी दी थी।
इसलिए सेना का चौथाई हिस्सा मेरे साथ था। तुमने केवल चौथाई सेना के साथ मिलकर बिच्छुओं से पार पा लिया? दनुज ने आश्चर्य से पूछा। जी महाराज, नीलिमा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर झुकाकर जवाब दिया। मुझे तुम पर गर्व है मेरी बच्ची। भुजंग ने भी खुश होते हुए उसकी पीठ थपथपाई। तुम्हारी बेटी की बहादुरी के बहुत से किस्से सुने हैं मैंने, अब उसे सामने से देखने का भी वक्त आ गया है। हमारी सेना का नेतृत्व नीलिमा सामने से करेगी। हम नवाजों में घुसकर वहाँ के लोगों को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर देंगे, और अगर तुमने मुझे उस वीर का सिर ला कर दिया तो मैं तुम्हें इस राज्य का राजा घोषित करूंगा। दनुज की घोषणा सुनकर मरकट और भुजंग दोनों के ही मुंह हैरानी से खुले रह गए। नवाजों की कड़े सुरक्षा वाले शहरी इलाके में घुस पाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। फिर महल के अंदर जाकर महाराज वीर को अपने कब्जे में लेना लगभग नामुमकिन था, वो भी नीलिमा जैसी नई योद्धा के लिए। मुझे स्वीकार है। नीलिमा ने तुरंत उसके सामने अपना सिर झुकाते हुए जवाब दिया। दनुज ने खुश होकर उसकी पीठ थपथपाई और एक लाल शक्तिपुंज निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। इससे तुम्हारी शक्तियाँ 10 गुना बढ़ जाएंगी। लाल शक्तिपुंज की चमक से मरकट की आंखें चुंधी आ गई। ये वही शक्तिपुंज था जिसे भारी मात्रा में खाकर कपि राजा इतना ज्यादा शक्तिशाली हो गया था कि उसे हराना असंभव हो गया था। मगर फिलहाल वो चाहकर भी इसे अपने लिए नहीं ले सकता था, सो मन महसूस कर रह गया। नीलिमा ने जैसे ही शक्तिपुंज लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, हवा में पंखों के टकराने जैसा तेज स्वर उभरा। हवा में उड़ता हुआ एक विशालकाय बाज वहां आया और एक ही झपट्टे में दनुज के हाथ से वो शक्तिपुंज ले उड़ा। उसके पंख इतने विशाल थे कि आसपास मानो धूल की आंधी से उठने लगी थी। वैसे ही उड़ता हुआ वो वहाँ के एक सबसे ऊंचे टीले पर जाकर उतरा। अगले ही पल वो पूरा इलाका सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा और अभिराज अपने असली रूप में उन सब के सामने खड़ा था। उसके आत्मविश्वास से भरे चेहरे, बलिष्ठ शरीर और उस पर सजे कवच को देखकर कहीं से भी नहीं लगता था कि उसे कल रात कोई खरोच भी आई होगी। राजकुमार अभिराज, वो जिंदा है, मगर महाराज ने तो कहा था वो कभी वापस नहीं आएंगे। अब हमें कौन बचाएगा? इसके एक अग्नि बाण से ही हम सब जलकर राख हो जाएंगे। पूरी सेना में अफरा तफरी मच गई। वाह वाह, तुमने तो आते ही सबकी छुट्टी कर दी, अरण्या ने खुशी से ताली बजाते हुए कहा। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी देखती जाओ, अभिराज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। राजकुमार, इतने समय बाद आपको वापस यहाँ देखकर अच्छा लगा, लेकिन इस तरह आपका बिना हमारी इजाजत के हमारे इलाके में आना हम अपने विरुद्ध उठाया कदम मानेंगे। दनुज ने उसे घूरते हुए कहा। सदियों पहले तिमिर वन के वासियों और नवाजों के बीच समझौता हुआ था, ताकि हम आपस की दुश्मनी को भुलाकर शांति से अपने अस्तित्व को बचाने के लिए प्रयास कर सकें। उष्ट्रा पर्वत की घाटी के साथ ही आपकी सीमा समाप्त होती है। यहाँ पर इतनी विशाल सेना के साथ आखिर आप कौन सी योजना बना रहे हैं? अभिराज ने ऊंचे स्वर में सवाल किया। हमने अपनी सेना को निरीक्षण के लिए यहाँ एकत्रित किया है, क्या इसमें भी आपको कोई एतराज है राजकुमार? मरकट ने बड़ी मीठी आवाज में जवाब दिया। अभिराज के कान हिले और उसने अगले ही पल एक बंदर की गर्दन दबोच ली, जो चुपके से उसके ऊपर वार करने की कोशिश कर रहा था। वो बंदर उसकी पकड़ से छूटने के लिए बुरी तरह चिल्लाते हुए छटपटाने लगा। अभी भी कुछ कहना बाकी है महाराज मरकट? अभिराज ने उस बंदर को मरकट की तरफ उछाल दिया। अभिराज से छूटते ही वो ऐसे अपनी जान बचाकर भागा जैसे यमराज की पकड़ से छूटकर भागा हो। राजकुमार वीर सदियों से नवाजों के लोगों की मर्जी से नवाजों पर शासन करते आए हैं, मगर आप सालों की संधि को तोड़कर युद्ध के जरिए नवाजों पर शासन करने का सपना देख रहे हैं। उससे पहले आपको मेरा सामना करना होगा। अभिराज ने अपना धनुष निकाला और उस पर अग्नि बाण चढ़ाकर धनुष की तरफ छोड़ दिया। आग की तपिश से वहां अफरा तफरी मच गई। मरकट ने जब अभिराज को धनुष पर हमला करते देखा तो बड़ी ही चालाकी से उसने भुजंगराज को धक्का देकर सामने कर दिया। नीलिमा ने जब अग्नि बाण को अपने पिता की तरफ आते देखा तो बिना एक भी पल गंवाए उसने खुद को सांप के रूप में बदला और भुजंगराज के साथ साथ धनुष को भी उसमें लपेटते हुए अपनी तरफ खींच लिया। बाण जाकर उनकी सेना के बीच गिरा, जिससे कुछ लोग आग की लपटों के हवाले हो गए और जो बचे थे वो घबराकर वहां से भाग खड़े हुए। बस इतनी सी ताकत लेकर नवाजों पर कब्जा करने निकले थे आप लोग? अभिलाष के होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। धनुज और मरकट गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच कर रह गए थे। अभिराज इतने सालों बाद पहले से भी कहीं ज्यादा परिपक्व होकर लौटा था, मगर नीलिमा उसकी बात सुनकर बुरी तरह चिढ़ गई। अपने पूरे समूह में वो सबसे ज्यादा साहसी और कुशल योद्धा थी। ऐसे में अभिराज का उन्हें कमजोर कहना उसे बुरी तरह खल गया। फिर जिस तरह हजारों सैनिकों की भीड़ में उसने यहाँ आकर उन्हें ललकारा था, इससे भी वो प्रभावित हुई। तो आप हैं राजकुमार अभिराज। बहुत चर्चा सुनी थी आपकी। सुना है पूरे नवाजों में आप जैसा बहादुर और कुशल योद्धा और कोई नहीं है। संयोग से हमारे राज्य में लोगों की मेरे बारे में भी कुछ ऐसी ही राय है, तो क्यों ना आज ये देख ही लिया जाए कि हम में से कौन ज्यादा कुशल योद्धा है। मैं आपको एकल युद्ध की चुनौती देती हूँ। तुम्हारे साहस की मैं तारीफ करता हूँ,
मगर मैं औरतों से नहीं लड़ता। नवाजों में आज भी औरतों का उतना ही सम्मान किया जाता है जितना पहले किया जाता था। ये मुझसे न लड़ने का बहाना है या आपने लड़ने से पहले ही मुझसे हार मान ली है? युद्ध क्षेत्र में जब दो लोग एक दूसरे को ललकारते हैं तो वो बस वीर योद्धा होते हैं। युद्ध क्षेत्र में उतरने के बाद कोई स्त्री या पुरुष नहीं होता, वो बस एक दूसरे के शत्रु हो सकते हैं। वैसे आपने तिमिर वन के वासियों को जितना कमजोर समझ रखा है उतने हम हैं नहीं। आप परेशान ना हो, मैं आपका मुकाबला करने में पूरी तरह सक्षम हूँ। दुर्भाग्यवश अगर मुझे किसी तरह चोट आती भी है तो उसकी जिम्मेदारी खुद मेरी होगी। नीलिमा ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। जैसी तुम्हारी मर्जी। तो फिर संभालो। नीलिमा ने उसे चेतावनी दी और अपने शरीर को आधा सांप और आधा इंसान का रखते हुए अभिराज के ऊपर छलांग लगाई। मगर अभिराज सावधान था, वो फौरन एक तरफ हट गया। नीलिमा का वार खाली गया, अलबत्ता उसके वार से एक चट्टान टूटकर चकनाचूर जरूर हो गई थी। फिर तो उन दोनों के बीच बराबरी का मुकाबला शुरू हो गया। अभिराज भी कुशल योद्धा था, मगर वो नीलिमा पर सीधे वार करने से बच रहा था। दूसरी तरफ नीलिमा उस पर वार करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही थी। नीलिमा हल्की सांवली रंगत लिए बड़ी ताकतवर नागिन थी। उसकी पूंछ पर नीले और काले रंग के स्केल्स थे जो बेहद जहरीले थे। तीखे नयन नक्श और सांचे में ढले शरीर के साथ ही उसके बाल भी बेहद लंबे थे, जिनकी वो हमेशा एक लंबी सी चोटी बनाए रखती थी। मगर ये बाल सिर्फ उसकी खूबसूरती नहीं बढ़ाते थे, बल्कि उसकी रक्षा करने का भी काम करते थे। नीलिमा की सारी ताकत उसकी पूंछ में थी। इनमें लपेटकर जब भी वो अपने विरोधियों को पटक पटक कर मारती थी तो उनके बचने की उम्मीद न के बराबर होती थी। उन दोनों को युद्ध में उलझा देखकर अरण्या चुपके से उस तरफ बढ़ गई जहां दनुज, मरकट और भुजंगराज दम साधे खड़े अभिराज और नीलिमा के बीच का युद्ध देख रहे थे। महाराज, अभिराज को यहाँ काफी वक्त बीत गया है, मगर अब तक उसके पीछे कोई यहाँ तक नहीं आया। मुझे लगता है वो अकेला ही यहाँ चला आया है। यही सही मौका है, हम उसे जिंदा पकड़ने में कामयाब हो पाए तो नवाजो बिना युद्ध के ही हमारे कब्जे में होगा। मरकट ने दनुज को उकसाया। ये सोचना ही मूर्खता है। अभिराज पहले ही बहुत शक्तिशाली था, अब वो धरती से और भी न जाने कितनी तकनीकें सीख कर आया है। उसके लड़ने का तरीका और इस्तेमाल में लाई जा रही ताकतें इस बात का प्रमाण है। इसके अलावा अभिराज नवाजो और आकाशा दोनों राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी सुरक्षा के लिए यहाँ कोई ना हो। अगर ये हमें फांसने की उसकी चाल हुई तो संधि तोड़ने की वजह से सारी ही प्रजातियां तिमिर वन के खिलाफ हो जाएंगी। भुजंगराज ने तुरंत मरकट की बात का विरोध किया। दनुज ने भी उसका साथ दिया। आप ठीक कह रहे हैं भुजंगराज, पहले ही हमारी काफी किरकिरी हो चुकी है। अब अगर हमने ऐसा कुछ किया तो हमसे हमारी सेना और हमारी ताकतें भी छीन ली जाएंगी। दनुज ने भी गुस्से से कसमसाते हुए जवाब दिया। पर महाराज, परवर कुछ नहीं, मत भूलो उसके पास हमारा लाल शक्तिपुंज है। अगर उसने उसे खा लिया तो उसकी ताकत 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसी सूरत में उसे पकड़ पाना हमारे लिए असंभव होगा। दनुज ने खींचते हुए जवाब दिया। नीलिमा ने अपनी पूंछ से अभिराज पर एक जोरदार वार किया। अभिराज जैसे ही खुद को बचाने के लिए एक तरफ झुका, नीलिमा ने अपनी लंबी चोटी से उस पर वार किया। इस बार खुद को बचाने की कोशिश में अभिराज ने भी मजबूरी में उस पर वार किया और नीलिमा का एक हिस्सा कटकर गिर गया। नीलिमा ये देखकर सकते में आ गई। अभिराज ने इसी बात का फायदा उठाया और एक हाथ से उसकी पूंछ पकड़कर उसे खींचा और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन थाम ली। नीलिमा को अभिराज से हारते देखकर मरकट की रही सही उम्मीदें भी खत्म हो गई। नीलिमा ने खुद को छुड़ाने की कोई कोशिश नहीं की, मगर अभिराज ने खुद ही पूरे सम्मान के साथ उसे छोड़ दिया। और कोई है जो मुझे एकल युद्ध की चुनौती देना चाहता है? अभिराज ने चिल्लाते हुए पूछा, मगर उसके इस सवाल का जवाब किसी ने नहीं दिया। इस हजारों लोगों की सेना में बस एक ये लड़की ही थी जिसके अंदर मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत और ताकत थी। शायद बाकी लोगों का जोर सिर्फ युद्ध के मैदान में ही चलता है। तो फिर ठीक है, वैसे भी सदियों से नवाजों की सेना ने किसी के साथ युद्ध नहीं लड़ा। मैं खुद ही अपनी शक्तियों को आजमाने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। अगर आप नवाजों पर अपना शासन स्थापित करना चाहते हैं तो फिर मुझसे युद्ध के मैदान में मिलिए। वहाँ हम इस बात का फैसला करेंगे कि आप नवाजों पर शासन करने लायक हैं या नहीं। अभिराज ने मुस्कुराते हुए कहा। हम चुप हैं, इस बात का आपको फायदा नहीं उठाना चाहिए कुमार। सारी दुनिया जानती है कि हम हमेशा से शांति के पक्षधर रहे हैं। युद्ध कोई हंसी खेल की बात नहीं है, इसमें हजारों लोगों की जान जाती है। इस बार हम आपको बिना इजाजत हमारी सीमा में आने के लिए माफ कर रहे हैं, मगर अगली बार ऐसा नहीं होगा। दनुज ने गरजते हुए कहा। अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की दनुज की कोशिश को देखकर अभिराज को हंसी आ गई। तभी मरकट को अपने पास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने झोंकते हुए अपने पीछे नजर डाली। अरण्या उसके पास आकर अपनी लंबी नाक से उसे सूंघने की कोशिश कर रही थी। मरकट ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रहे थे तुम? शक्तिपुंज तलाश रही थी, तुम्हारे पास है?
अरण्या ने झट से पूछा। मूर्ख, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि शक्तिपुंज केवल शीत खून वाले प्राणियों के पास होते हैं? ऐसी बात है तो तुमने कभी अपना खून ठंडा करने का प्रयास नहीं किया? तुम्हारे गर्म दिमाग की वजह से तुम्हारा खून भी गर्म रहता होगा, इसलिए तुम्हारे पास शक्तिपुंज नहीं है। मेरा तो नुकसान हो गया ना? अरण्या ने निराश होते हुए जवाब दिया। ये मूर्ख किसके समूह से संबंधित है? मरकट ने अब झल्लाते हुए दनुज से सवाल किया। सबकी नजरें अरण्या पर जाकर ठहर गईं। वो इस वक्त हल्के हरे रंग की चमड़ी वाले गिरगिट के जैसी दिख रही थी। मैं किसी से संबंधित नहीं हूँ, मैं तो राजकुमार अभिराज के साथ हूँ। अरण्या ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया। अभिराज ने हैरानी से उस तरफ देखा। उसका पूरा हुलिया ही बदल गया था। जंगली शैतानों के बीच खड़ी वो बिल्कुल उनके जैसी दिख रही थी। कमाल है। अभिराज ने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला। उसे समझते देर नहीं लगी कि ये अरण्या के गले में पड़े रूपांतरण पुष्पहार का कमाल था, मगर ये परिस्थितियों के अनुसार पहनने वाले का रूप बदल सकती है, ये तो उसे भी नहीं पता था। तो राजकुमार अपने साथ जासूसों को भी लेकर यहाँ आए हैं? मरकट ने अरण्या का हाथ पकड़कर सामने करते हुए कहा। वो कोई जासूस नहीं है, ये मुझे रास्ते में मिला था और मैंने इसकी जान बचाई है, तो अब रिवाजों के मुताबिक ये अब मेरे साथ रहेगा। मरकट ने एक बार घूर कर अरण्या को देखा और फिर उसका हाथ छोड़ दिया। ये झूठ कह रहा है, इसने नहीं, मैंने इसकी। अरण्या के आगे और कुछ कहने से पहले ही अभिराज ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। मुझे विश्वास है कि सब ठीक हो चुका है और अब दोनों राज्यों के बीच किसी तरह का तनाव उत्पन्न नहीं होगा। हमारी तरफ से ऐसी कोई कोशिश नहीं होगी, दनुज ने उसे भरोसा दिलाया और अभिराज ने संतोष से अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। तो फिर अब मुझे चलना चाहिए। अभिराज ने खुद को पक्षी रूप में बदला और अरण्या को अपने पंजे में दबाए वहां से उड़ गया। उसके जाने के बाद मरकट दनुज की तरफ मुड़ा। मुझे कुछ संदेह हो रहा है। कैसा संदेह? दनुज ने हैरानी से उस तरफ देखा। जब मैंने उस अजीब से दिखने वाले आदमी का हाथ पकड़ा था तो मुझे उसमें एक झलक इंसान की दिखी थी। वो कोई जंगली शैतान नहीं हो सकता। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों ने सदमे से भरकर उस दिशा में देखा जिधर अभिराज गया था, मगर अब तक वो उनकी पहुंच से काफी दूर निकल चुका था। क्या मरकट को अरण्या की सच्चाई पता चल गई है? आगे क्या होगा जानने के लिए जरूर सुनिए द फ्लावर प्रिंसेस का अगला भाग।